नमस्कार दोस्तों। झारखंड खनिजों और जंगलों से भरपूर हमारा झारखंड। लेकिन इसी झारखंड राज्य में बीते कुछ वर्षों में कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे घोटाले सामने आए जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या नीतियां वाकई जनता के लिए बनती हैं या कुछ चुनिंदा लोगों की कमाई के लिए। आज की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है और किसी आम अफसर की कहानी नहीं है, किसी आम इंसान की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी की जिसने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से जाना और उस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा भी रहा और फिर वह उसी सिस्टम के अंधेरे हिस्से में उतर गया। यह कहानी है आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की। विनय चौबे झारखंड के ही रहने वाले हैं। उनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी जो राजस्थान में है वहां से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। प्रतिभाशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, तो उन्होंने सोचा कि भारत की सबसे ताकतवर नौकरशाही को ज्वाइन किया जाए और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए तैयारी की और 1999 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पाकर नौकरी पा गए और कैडर भी वही मिला, झारखंड का, जहां से पले बढ़े। करियर के शुरुआती दिनों में विनय चौबे कई जिलों में डीसी रहे, उनमें रांची और हजारीबाग भी प्रमुख थे। विकास योजनाओं में सक्रियता, तेज फैसले लेने की काबिलियत, फाइलों पर मजबूत पकड़, ये सब उनकी पहचान बन गई। धीरे धीरे वे सरकार के भरोसेमंद अफसरों में गिने जाने लगे। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, वे सचिव बने और कई विभाग संभाले। और चाहे 2014 में बनी रघुवर दास की भाजपा की सरकार हो या 2019 में बनी हेमंत सोरेन की सरकार, विनय चौबे हर सरकार के चहेते अधिकारी रहे, महत्वपूर्ण विभाग संभालते रहे और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव और प्रधान सचिव भी बने। साल 2021-22 के आसपास विनय चौबे को झारखंड सरकार ने उत्पाद यानी आबकारी विभाग का सचिव बनाया। यह विभाग सिर्फ शराब नहीं देखता, ये विभाग यह तय करता है कि कौन शराब बेचेगा, कितने थोक विक्रेता होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा होगा और इन सब चीजों से राज्य को कितना राजस्व यानी कितना रेवेन्यू मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए के कारोबार की चाबी इसी विभाग के पास होती है और यहीं से इस कहानी का सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, शराब घोटाला। जून 2022 झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होती है। सरकारी दावा होता है कि राजस्व बढ़ेगा, व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार हकीकत कुछ और थी। एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और बाद में सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मॉडल लगभग उसी ढांचे पर लागू किया गया। यानी जो छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति थी वो झारखंड में लागू की गई। साजिशन, छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट से जुड़े कई नाम सामने आए। ये नाम थे अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी यानी एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और विधु गुप्ता का। आरोप लगा कि इन लोगों के साथ झारखंड के उत्पाद विभाग के नीति स्तर पर यानी पॉलिसी मेकिंग लेवल पर तालमेल बैठाया गया। शराब घोटाले का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया मोनोपोली को यानी एकाधिकार को। जांच में सामने आया कि 2022 में झारखंड में 67 यानी 67 होलसेलर्स थे शराब के। 2023 में यह संख्या घटकर 26 कर दी गई, 26, और 2024 में सिर्फ 14 होलसेलर रह गए। तो मतलब साफ था कि कंपटीशन खत्म कर दिया गया और सिंडिकेट को मजबूत किया गया। झारखंड का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जिस मामले की जांच कर रहा है उसका आरोप है कि यह बदलाव जानबूझकर किया गया और इसलिए किया गया ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को पूरा बाजार मिल जाए और इससे अवैध शराब का कारोबार फला फूला। और एसीबी के अनुसार राज्य को करीब 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसका पूरा
ठीकरा जो है वो विनय चौबे पर फोड़ा गया। हालांकि एसीबी ने जो प्राथमिकी दर्ज की उसके हिसाब से इस पूरे खेल में विनय चौबे अकेले नहीं थे। जांच में नाम आया गजेंद्र सिंह का, जो उस वक्त संयुक्त आयुक्त थे आबकारी विभाग के एक्साइज डिपार्टमेंट के। आरोप लगा कि टेंडर प्रक्रिया में अपने लोगों को, चुनिंदा लोगों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। कर्ण सत्यार्थी जो आईएएस अधिकारी हैं इस मामले में गवाह बने। उस समय वे तत्कालीन उत्पाद आयुक्त थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी और उनको ठीक करने का प्रयास किया तो विनय चौबे की तरफ से उनको धमकी दी गई और उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं वैसा ही करो। ये कर्ण सत्यार्थी का बयान था। सबसे चौंकाने वाला बयान आया आईएएस अधिकारी और एक और उत्पाद आयुक्त रहे अधिकारी अमित कुमार का। उन्होंने कोर्ट में धारा 164 के तहत जो अपना बयान दर्ज कराया उसका लबो लुआब यही है, उसका जिस्ट यही है कि खाता न बही, विनय चौबे ने जो कहा वही सही। यानी विनय चौबे ने दबाव डालकर अपने मातहत कर्मचारियों से, अधिकारियों से काम कराया। कोई रिकॉर्ड नहीं था इस बात का, सिर्फ मौखिक आदेश, सब कुछ मुजबानी चल रहा था। अब आया अक्टूबर 2024। ईडी ने छापेमारी की इसी मामले पर, आईफोन जब्त किए, दस्तावेज जब्त किए और कई डिजिटल सबूत भी अपने कब्जे में लिए। 7 सितंबर 2024 को ईओडब्ल्यू रायपुर ने एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में विनय चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया। ईओडब्ल्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला देखता है। और ये मामला बाद में सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। और फिर आया 20 मई 2025 का दिन। झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव रहे, उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके साथ तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हुए। अब वे सरकारी गवाह बन गए हैं और सारा ठीकरा विनय कुमार चौबे पर फोड़ रहे हैं, अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने भी कोर्ट में बयान दिया विनय चौबे के खिलाफ और कहा कि जब मैंने गड़बड़ियों का विरोध किया तो विनय चौबे ने कहा कि रिजाइन कर दो। इधर इस बीच शराब घोटाले की जांच के साथ साथ एक और परत खुली, हजारीबाग में जमीन के घोटाले की। विनय चौबे पर आरोप लगा कि हजारीबाग का डीसी रहते हुए उन्होंने कारोबारी ऑटोमोबाइल व्यापारी विनय सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीन और वन भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कराया और इसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ों की सरकारी जमीन प्राइवेट हाथों में चली गई। विनय सिंह भी गिरफ्तार हुए। विनय चौबे के साथ उनके संबंधों की, आर्थिक लेन देन की जांच हुई और यहीं से कहानी झारखंड से निकलकर हरियाणा पहुंच जाती है। जांच में सामने आता है कि विनय सिंह, जो नेक्स्ट जेन ऑटो नाम की कंपनी के मालिक हैं, जो महिंद्रा कंपनी की गाड़ियों की खरीद बिक्री करती है, एसीबी को बैंक दस्तावेजों से सबूत मिलता है कि नेक्स्ट जेन ऑटो के विनय चौबे की पत्नी, आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में नियमित भुगतान हो रहा था नेक्स्ट जेन ऑटो से। कागजों में दिखाया गया कि स्वप्ना संचिता नेक्स्ट जेन ऑटो कंपनी में काम करती थी, लेकिन एसीबी को उनकी कोई जॉब प्रोफाइल नहीं मिली, ऐसा जांच में एसीबी ने कहा है। कोई वर्क रिपोर्ट भी उनकी नहीं मिली, कोई ईमेल या कोई प्रोजेक्ट सबूत नहीं मिला और एसीबी को संदेह है कि यह नौकरी असल में नौकरी थी ही नहीं, यह काले धन को सफेद करने का एक जरिया थी। अब आता है नवंबर 2025 का महीना। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का एक नया एफआईआर दर्ज किया, यानी शराब घोटाले और जमीन घोटाले के बाद एक डीए केस फाइल होता है आय से अधिक संपत्ति का, और एसीबी इस मामले की जांच करना शुरू करता है। गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम में करोड़ों की प्रॉपर्टी एसीबी को दिखाई देती है। इनमें एआर बिल्डर्स में एक फ्लैट मिलता है, एआईपीएल ऑटोग्राफ में एक कमर्शियल यूनिट मिलती है, स्पेस टाउनशिप में कमर्शियल स्पेस, ये संपत्तियां मिलती हैं और ये सभी संपत्तियां विनय कुमार चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी और ट्राइब ट्रस्ट कंपनी के नाम पर होती हैं। इसके अलावा इरफान इकबाल से शिपिज के खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं, इसका सबूत मिलता है। और साली शिखा की तरफ से
विनय चौबे और उनके परिवार की विदेश यात्राओं का खर्च उठाए जाने के ब्यौरे मिलते हैं। पत्नी के खाते में संदिग्ध लेन देन दिखाई देता है और कुल संपत्ति करोड़ों में आकी जाती है। इसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ECIR दर्ज करता है। 20 मई 2025 के बाद विनय चौबे 14 दिन जेल में रहे। अगस्त 2025 में उन्हें डिफॉल्ट बेल मिली, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि DA केस में फिर गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल विनय चौबे रांची के होटवार जेल में बंद है और जिस अधिकारी के इशारे पर पूरा सिस्टम हिल जाता था, वो आज जेल में बंद है, जेल की सलाखों के पीछे है। अब इस घोटाले में किसकी क्या भूमिका रही, विनय चौबे दोषी है या निर्दोष, इसका फैसला तो अदालतें करेंगी। लेकिन ये थी शराब घोटाले और विनय कुमार चौबे की कहानी। और विनय कुमार चौबे अकेले ऐसे अधिकारी नहीं है जो जेल गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या विनय चौबे आखिरी ऐसे अधिकारी हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं है। और आगे क्या कोई अधिकारी जेल नहीं जाएगा, इसके लिए भी कोई इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जब तक अपने और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से सरकारी नीतियां बनती रहेंगी, सरकारी नीतियों में फेरबदल किए जाते रहेंगे, तब तक ये सब समस्याएं दूर नहीं होंगी। भ्रष्टाचार का घुन जिस सिस्टम को लग गया है, उसको निकालना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि पहल भी उसी सिस्टम के अंदर से होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आए हुए अधिकारी नौकरशाह जो इस पूरे तंत्र को चलाते हैं और जिनके ऊपर जिम्मा है कि झारखंड की 4 करोड़ से ज्यादा आबादी की वे अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसका अच्छे से पालन करना, उसको अच्छे से निभाना भी उनका दायित्व है। अगर वे अच्छे से नहीं निभाएंगे तो ऐसे और घोटाले होते रहेंगे, ऐसे और अधिकारी जेल जाते रहेंगे और जनता अभिशप्त रहेगी। झारखंड पहले से ही गरीब राज्य है, कहा जाता है कि धरती इसकी रत्न गर्भा है, लेकिन उस धरती की कोख में जो गरीबी पल रही है उसको मिटाने का जिम्मा जिन अधिकारियों के ऊपर है और जिन नीति नियंताओं के ऊपर है, उन्हें सजग सचेत होना होगा। नहीं तो इसी तरह से सिस्टम में घुन लगा रहेगा और इसी तरह से जांच एजेंसियों का दखल कामकाज में बढ़ता रहेगा, जनता यूं ही पिसती रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।